हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्लासेज विद यश राय। जैसा कि मैंने आज आपसे वादा किया था कि हिंदी का एक सेट लाऊंगा मित्रों, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो एक नॉर्मल वीडियो में मित्रों हम सारे कंटेंट को नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हिंदी प्रश्न पत्र आपका आएगा कैसे। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा मित्रों, वह 2 खंडों में होगा। कितने खंडों में होगा? 2 खंडों में होगा। एक खंड अ होगा और एक खंड ब होगा। खंड अ में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होंगे, जिसमें आपको OMR सीट दिया जाएगा और उस OMR सीट को भरना रहेगा। अब देखिए कैसा है नियम इस बार का, किस तरह है से ध्यान से देख लीजिए। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करना है और OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। अब मित्रों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि ऐसे मान लीजिए मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन ए है, 2 है, 3 है, 4 है और ये आपका प्रश्न संख्या 1 है। अब एक प्रश्न को उठाते हैं मित्रों और इसको हम करके बताते हैं कि आपको OMR सीट पे वर्क कैसे करना है। तो अगर आपको बताएं, जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। अब आपको OMR सीट दिया गया है, पहला क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शन दिए गए, क्या भारतेंद्र युग के थे, क्या द्विवेदी युग के थे, क्या शुक्ल युग के थे या शुक्लोत्तर युग के। तो बाबू गुलाब राय जो थे वे द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध लेखक थे। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किए? दूसरा। अब दूसरे की सिधाई पे इसको आप क्या कर देंगे? रंग देंगे मित्रों, इसी पेन से क्या कर देंगे? काला कर देंगे ऐसे। तो आपको बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, न कि जेल पेन लेकर जाइएगा। जेल पेन से कॉपी जब साइन होती है तो उसका रिजल्ट क्लियर नहीं आता है, इसलिए आप बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। अब वह बॉल पॉइंट पेन आपका काला भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है, उन दोनों में से कोई एक ही पेन आपको यूज करनी है। तो इस प्रकार आपको पेपर में क्वेश्चन करने होंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न, अब आपको दूसरे प्रश्न में भी ऐसे ही करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो आइए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। अब प्रश्न ऐसे ही होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे मैंने इसमें लिया है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, तो ध्यान से इसको देख लीजिए कि कैसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है। अब किस विधा की रचना है चिंतामणि? तो आपको पता है चिंतामणि एक निबंध है। क्या है मित्रों? एक निबंध है। तो चिंतामणि, अब पूछ ले चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप बता दीजिएगा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है और यह रचना कैसी है? निबंध की रचना है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखें, पूछेगा गबन, गबन किसकी रचना है। तो आप बताइएगा गबन किसकी रचना है। तो आप सभी को ऑप्शन मिलेगा मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और हरि कृष्ण। अब इसमें से जो सही आंसर है मित्रों वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने गबन की रचना की थी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय जो समय अवधि है मित्रों, ध्यान से देख लीजिएगा। चारों युग के जो समय अवधि हैं उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, पूछा जाएगा। तो जैसा कि मैंने इसमें जो रखा है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अगर शुक्ल युग की समयावधि पूछे, तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1936 से 1943 है, 1919 से 1938 है, 1900 से 1919 तक है, या इनमें से कोई नहीं है। अब मैंने यहाँ नॉट लिख दिया मित्रों, इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि शुक्ल युग की जो समा अवधि है वो है 1919 से 1938 तक। शुक्ल युग की समयावधि कब से है? 1919 से 1938 तक। आगे का प्रश्न देखिए, यहां से चारों युग को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना? विधा से प्रश्न बनते हैं मित्रों, याद रखिएगा। तो पूछ ले अगर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो यह मित्रों क्या जीवनी है या आत्मकथा है या साक्षात्कार है या रेखा चित्र है। तो यह जो नीड़ का निर्माण था, यह हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है मित्रों। क्या है? हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है, जिसे कहते हैं नीड़ का निर्माण फिर। आगे देखते हैं।
आगे का प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी दो भारतेंद्र युग, ऑप्शन तीन प्रगतिवादी, ऑप्शन चार छायावादी। तो आप लोगों को पता है कि जो प्रिय प्रवास है यह द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। और ये बहुत ही फेमस राइटर थे प्रिय प्रवास के, वो थे हरिऔध। कौन थे? अयोध्या सिंह हरिऔध जो थे वो प्रिय प्रवास के रचनाकार थे। और यह किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। आपको लग भी रहा होगा क्वेश्चन कतई जहर है मित्रों, तो ध्यान से इसको देखिएगा और इसी प्रकार अपनी तैयारी में चार चांद लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है क्या रामधारी सिंह जिनकर की रचना है, हरिऔध की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है? तो आप सभी को पता है मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की एक प्रमुख रचना में से एक है। ठीक है, तो याद रखिएगा मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। आगे बात करें, भारत भारती। भारत भारती किसकी रचना है? तो याद रखिएगा भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसको आप याद रखिएगा, यह प्रश्न 100% इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें आधुनिक काल। देखिए मित्रों, फिर आ गया काल से संबंधित। तो इन चार कालों में से जो भी हैं, इन चार कालों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो याद रखिएगा, क्या आधुनिक काल 1843 से अब तक माना जाता है? क्या 1643 से 1843 माना जाता है? क्या 1918 से 1936 माना जाता है? या 1936 से 1943 माना जाता है? तो याद रखिएगा आधुनिक काल जो होता है 1843 से आज तक माना जाता है आधुनिक काल। आगे बात करें मतीराम। अब राइटर से कुछ राइटरों के नाम देंगे मित्रों, उस राइटरों में से उनसे पूछेंगे यह किस युग के कवि थे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जैसा कि इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो जो मतीराम थे क्या आधुनिक काल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, या रीतिकाल के कवि हैं? तो आप सभी को पता है कि जो मतीराम थे वो रीतिकाल के एक फेमस कवि थे। रीतिकाल के एक फेमस कवि थे। कौन? मतीराम। आगे बात करें, आगे पूछेगा हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? यह प्रश्न तो बहुत इजी है आपके लिए। तो पूछेगा हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस तो शोक का होता है मित्रों, रति है, हास है, या निर्वेद है? तो आप सभी लोगों को पता है कि हास रस का जो अस्थाई भाव है वो हास होता है। क्या होता है? हास होता है, याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो छंद में कितने चरण होते हैं मित्रों? 3, 2, 4 या 5? तो आप सभी लोगों को पता है रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे बात करें, आगे दिया है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। अब मित्रों इसमें पूछ लेगा कौन सा अलंकार है। अब अलंकार जो मित्रों इसमें से होगा, अब आपको एक शब्द से हम पहचानना सिखा देते हैं। जहां पर भी मनोजनो जैसे शब्द दिखें, जहां पर भी मनोजनो जैसे शब्द दिखें मित्रों, आप तुरंत समझ जाइएगा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। जब मैं वीडियो बताऊंगा मित्रों, जब इस पे ग्रामर पे वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं आपकी उंगलियों पे नागिन डांस करेंगे। तो याद ध्यान से आज इसको देख लीजिए कि बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो ग्रामर को उधेड़ेंगे मित्रों। किसको? ग्रामर को। और ग्रामर आपके दिमाग में नागिन डांस करेगा। तो याद रखिएगा सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रकाश। तो जहां मनो जनो जैसे शब्द आते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे उपसर्ग से एक क्वेश्चन पूछता है मित्रों, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे पूछे आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें क्या वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का मतलब वाक्य यानी शब्द में अगर पहले जुड़कर शब्द की शोभा को बढ़ाते हैं
तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और अगर वाक्य के अंत में जुड़कर शब्द की शोभा को बढ़ाते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो याद रखिएगा, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का, अब उपसर्ग पहले ही जुड़ेगा। क्या पहला शब्द वी है? नहीं, अर्थात ये तो होगा नहीं। मान है, क्या पहला शब्द मान है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या पहला शब्द अक है? नहीं, क्योंकि यहाँ आक है मित्रों, तो यहाँ अक तो होगा नहीं। अर्थात कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? आ उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछता है अगला क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद हैं? मैंने कहा ना हर टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, तो उसने कहा प्रत्यय के कितने भेद हैं। अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? क्या 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं? तो आप सभी को पता है प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो याद रखिएगा इसे भी। आगे पूछा है एक प्रश्न, 16वां क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? अब बताइए, समास से क्वेश्चन आ गया मित्रों। अब समास को भी आपको हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, जो आपके सिलेबस में है उन्हें ही केवल। तो अगर पूछे पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु की अगर बात करें तो यहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। 17वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? आंसू का तत्सम रूप। ऐसे भी प्रश्न बनेंगे मित्रों, ध्यान से देख लीजिए। आंसू का तत्सम रूप है। अब अंशु तो होगा नहीं, रोना तो होगा नहीं, आंख तो होगा नहीं, अर्थात क्या होगा? अश्रु। अश्रु जो है मित्रों वो आंसू का तत्सम रूप है। आगे कुछ संधि से प्रश्न है मित्रों। पूछा है यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र क्या है? यदि आप संधि को पढ़े हैं तब तो आंसर आसानी से दे देंगे, नहीं तो यह प्रश्न आपका छूट जाएगा। अगर पूछ ले, मैं चारों की सूत्र बता देता हूं मित्रों। अगर पूछ ले आद्र गुण, तो आद्र गुण के लास्ट में क्या आया? गुण आया, अर्थात यह गुण संधि का सूत्र है। अक सर्वेण दीर्घ, अब लास्ट में क्या आया? दीर्घ आया, अर्थात अक सर्वेण जो है वो दीर्घ संधि का सूत्र है। इको यणच, यण बीच में आ गया, अर्थात इको यणच जो है मित्रों वह यण संधि का सूत्र है। और आगे अगर चौथे की बात करें, वृद्धिच रेच, वृद्धि रेच अर्थात वृद्धि संधि का यह सूत्र है। तो चारों सूत्र आपको बता देंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा आपसे कम से कम। 19वां क्वेश्चन है मित्रों, फलस्य एक शब्द है फलस्य, और फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति आपको बताना है। अब फलस्य का वचन एवं विभक्ति बताने के लिए आपको यह रूप तो याद ही होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, फलस्य जो शब्द है, फलस्य शब्द आपका षष्ठमी विभक्ति में आता है। किस विभक्ति में आता है? षष्ठमी विभक्ति में आता है। और यह जो है एक वचन है। क्या है? षष्ठमी विभक्ति और एक वचन। तो आप लोग रूप को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ एक धातु पूछा है मित्रों, अपठत। अपठत, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। तो क्या यह द्विवचन या प्रथम पुरुष है? क्या यह प्रथम पुरुष या एक वचन है? क्या यह उत्तम पुरुष या बहुवचन है? क्या यह मध्यम पुरुष या द्विवचन है? तो याद रखिएगा, यह प्रथम पुरुष और एक वचन है। क्या है? प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जैसे ये आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ था, और इसमें ऐसे आपको 4 दिए जाएंगे, ऐसे गोले। OMR शीट में जब 4 गोले दिए जाएंगे और यहाँ प्रश्न लिखा रहेगा 20वां। अब इस 20वें प्रश्न का जो सही विकल्प है आपके अनुसार, जैसे मेरे अनुसार प्रथम पुरुष और एक वचन है, तो यह किस नंबर पे है? 2। अब यहाँ ऊपर 1 2 3 4 ऐसे बना रहेगा। अब इसमें से प्रथम पुरुष एक वचन जो है कि मतलब है हमारा आंसर, तो दूसरा यानी सही है। तो जब दूसरा सही है तो दूसरे को ऐसे हम क्या कर देंगे? गोला करेंगे। और यह काम किस पे होगा? OMR सीट पर होगा। आई होप कि आपको खंड क के जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आइडिया हो गया है कि यह प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने अच्छे से इसमें आपको बता दिया। अब खंड ख जो आपका अगला जो खंड होगा मित्रों, खंड ब। अब खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे? वर्णात्मक प्रश्न होंगे। तो वर्णात्मक प्रश्न करने से पहले एक दिन हम लोग अच्छे से ग्रामर को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? ग्रामर को। अब ग्रामर में क्या क्या पूछे जाएंगे एक ही सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।